Welcome friends. So from today on I will start from the heart forensics from basic forensic anatomy till the dissection process. So we will divide heart into various sections. In each video I will be discussing the uh, anatomy, physiology, pathology. So for everything I will be making a separate video because there are many questions in MD exams which are asking from the heart portion, and also during main practical viva heart is a very important topic. So you have to do dissection in front of examiners. So I will be discussing all these in details. So let's start from the forensic anatomy and normal aging changes that occurs in the heart. If you find during autopsies, you should know these all. So let's start from the first question. So the first question is, a first year medical student is learning the layers of pericardium. Which of the following sequences correctly lists the layers for the from the most superficial to the deepest? तो सबसे बाहर क्या होता है और सबसे अंदर क्या होता है पेरिकार्डियल लेयर्स के अंदर? तो पेरिकार्डियम बेसिकली दो लेयर्स में डिवाइडेड होती है. कौन कौन सी? फाइब्रस और सीरोसल. सबसे बाहर फाइब्रस लेयर होती है, उसके अंदर सीरोसल लेयर होती है. सीरोसल लेयर भी दो में डिवाइड होती है, बाहर वाली पेराइटल और अंदर वाली विसरल लेयर. ये विसरल लेयर ही एपिकार्डियम होती है. जो एपिकार्डियम आप हार्ट में पढ़ते हैं वो विसरल लेयर ही होती है. एपिकार्डियम इसके नीचे क्या होगा? मायोकार्डियम. मायोकार्डियम के नीचे क्या होगा? एंडोकार्डियम. सो दिस इज द बेसिक एनाटॉमी ऑफ द वॉल ऑफ द हार्ट. सो डूइंग डाइसेक्शन यू शुड बी एबल टू डिफरेंशिएट ऑल दीज. तो बाहर से अंदर अगर जाएंगे तो सबसे पहले कौन सा आएगा इसमें? ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन. सबसे बाहर फाइब्रस, उसके बाद पेराइटल, फिर पेराइटल और विसरल के बीच में होती है पेरिकार्डियल कैविटी, और विसरल, उसके बाद विसरल जो होगी वो एपिकार्डियम बनाएंगे. ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन. सो दो लेयर्स हैं, फाइब्रस, सीरोसल. पेराइटल जो होती है वो अटैच्ड होती है टू द इनर सरफेस ऑफ द पेराइटल लेयर. पेराइटल नहीं, इसका मतलब फाइब्रस लेयर. ठीक है, सबसे बाहर फाइब्रस लेयर होती है, उसके नीचे सीरोसल दो में डिवाइड होती है. तो ये लेयर और ये लेयर आपस में बिल्कुल अटैच्ड होती हैं. ठीक है, इनमें गैप नहीं होता है. यहाँ पे कैविटी है, यहाँ पे पूरी कैविटी बनेगी और उसके नीचे होगी आपकी विसरल लेयर या एपिकार्डियम जो अटैच्ड होती है हार्ट से. ड्यूरिंग ए रूटीन फिजिकल एग्जामिनेशन ए फिजिशियन एक्सप्लेन्स टू ए स्टूडेंट दैट द हार्ट इज नॉट फ्लोटिंग फ्रीली. यस, ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए डाइसेक्शन के दौरान कि हार्ट फ्रीली फ्लोट नहीं कर रहा होता बल्कि इसको सपोर्ट होती है, एंकर्ड होता है विद इन द चेस्ट. कैसे? अकॉर्डिंग टू द 3-point कार्डियक सीट बेल्ट. 3-point कार्डियक सीट बेल्ट कॉन्सेप्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस एंकर पॉइंट्स. ये जो 3-point कार्डियक सीट बेल्ट का कॉन्सेप्ट है ये ग्रेज एनाटॉमी के अंदर दिया हुआ है. तो इसमें हार्ट जो होता है वो तीन, देखो डायग्राम से समझो. जैसे कि ये है लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल. ठीक है, तो उल्टा बना दिया. ये राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल. ठीक, तो लेफ्ट वेंट्रिकल से आपकी अओर्टा निकल के आती है ऐसे. ठीक है, और दूसरा क्या होता है? यहाँ से निकलेगा पल्मोनरी ट्रंक. ठीक, ये पल्मोनरी ट्रंक हो गया, ये अओर्टा हो गई. अब जो 3-point कार्डियक सीट बेल्ट का कॉन्सेप्ट है वो क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि सुपीरियरली हार्ट जो होगी वो हार्ट का अटैचमेंट होता है, सुपीरियर कंटिन्यूएशन किससे होती है? विद द ग्रेट वेसल्स एडवेंटिशिया. जो भी ये ग्रेट वेसल्स हैं, पल्मोनरी ट्रंक हो गया, अओर्टा हो गई, ये बाद में फिर इसमें क्या बोलते हैं आर्टरीज में भी डिवाइड करेगी. ठीक है, तो इन जो ग्रेट वेसल्स हो गए इनके चारों तरफ जो एडवेंटिशियल लेयर होती है, तो सुपीरियरली जो सपोर्ट होती है वो इन्हीं लेयर से आती है. ये बिल्कुल हार्ट के चारों तरफ जो पेरिकार्डियल लेयर है वो इनके साथ कंटिन्यूएशन में रहती है. ठीक है, तो सुपीरियरली जो सपोर्ट होगी वो ग्रेट वेसल्स की एडवेंटिशिया से आएगी. इन्फीरियरली नीचे क्या होता है? डायफ्राम होता है. डायफ्राम में सेंट्रल टेंडन ऑफ डायफ्राम होता है. सेंट्रल टेंडन ऑफ डायफ्राम से इन्फीरियर सरफेस की अटैचमेंट होती है. ठीक, ये भी अपने क्या बोलते हैं जो एम्ब्रियोलॉजी में पेरिटोनियल लेयर्स होती हैं, जो उनका कोई पोर्शन होता है जो इसको अटैच करता है. और एक एडिशनल सपोर्ट एंटीरियर सरफेस. एंटीरियर होता है आगे वाला सरफेस, बिल्कुल एंटीरियर सरफेस से स्टर्नो पेरिकार्डियक लिगामेंट्स होते हैं. स्टर्नो पेरिकार्डियक लिगामेंट्स. ठीक है, स्टर्नम और पेरिकार्डियम के बीच में एंटीरियर सरफेस की तरफ लिगामेंट्स हो सकते हैं ये.
सुपीरियर और इन्फीरियर दो होते हैं, जब मिलते हैं तो ये एडिशनल सपोर्ट है, ज़रूरी नहीं है कि आपको हर केस में मिले नहीं मिले, ये पर ये आपको मिल सकते हैं। तो दिस इज़ द 3 पॉइंट कार्डियक सीट बेल्ट कॉन्सेप्ट। हार्ट जो है वो चेस्ट कैविटी में फ्रीली फ्लोट नहीं कर रहा, बल्कि वो ऐसे 3 जगह से पेरिटोनियल लेयर से पेरिटोनियल रेमिनेंट से अटैच्ड होता है। ठीक, सुपीरियरली ग्रेट वेसल्स एडवेंटिशिया एंड प्रीट्रेकियल फेशिया। ऊपर और ऊपर जाओगे तो प्रीट्रेकियल फेशिया में कंटिन्यू हो जाएगी यही एडवेंटिशियल लेयर। इंफीरियरली सेंट्रल टेंडन डायफ्राम, और आगे की तरफ सुपीरियर इन्फीरियर स्टर्नो पेरिकार्डियल लिगामेंट्स होते हैं। ठीक है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में भी होता है स्मॉल मस्कुलर एरिया। ए पेशेंट इज इन्वॉल्व इन ए मोटर व्हीकल एक्सीडेंट एंड सस्टेन्स ट्रॉमा टू द एंटीरियर चेस्ट वॉल। ठीक है, द पेरिकार्डियम हैज ए स्पेसिफिक एरिया दैट इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द रिब केज, मेकिंग इट मोर वनरेबल इन सच इंजरीज। वेयर इज दिस एरिया लोकेटेड? तो हार्ट का कौन सा पोर्शन होता है जो एंटीरियर चेस्ट वॉल के बिल्कुल डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होता है? एक स्मॉल एरिया होता है जो बिल्कुल कॉन्टैक्ट में होता है, वो होता है लोअर लेफ्ट हाफ ऑफ स्टर्नम की तरफ, यहाँ पे 4th 5th कोस्टल कार्टिलेज। ठीक है, लोअर लेफ्ट हाफ ऑफ द स्टर्नम एंड 4th 5th कोस्टल कार्टिलेज, ये पोर्शन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होता है हार्ट के एंटीरियरली। और हार्ट का भी कौन सा पोर्शन होता है? राइट वेंट्रिकल। ये क्वेश्चन कई बार इनमें नीट वाले एग्जाम में या एम्स वाले में पूछा गया है कि सीधा अगर आगे से कोई ट्रॉमा होगा तो कौन सा पोर्शन हार्ट का डैमेज होगा, तो उसमें वो राइट वेंट्रिकल ही होता है, क्योंकि वो सीधा आगे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है। ए कार्डियोलॉजिस्ट इज परफॉर्मिंग ए पेरिकार्डियोसेंटेसिस, मतलब कि पेरिकार्डियल कैविटी से फ्लूइड निकल रहा है, तो रिमूव एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम द पेरिकार्डियल कैविटी इन हेल्दी इंडिविजुअल। व्हाट इज द नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ पेरिकार्डियल फ्लूइड? नॉर्मल वॉल्यूम क्या होता है? 15 से 20 ml होता है। ये आपको पता होना चाहिए, जब आप डाइसेक्शन करोगे पेरिकार्डियल फ्लूइड देखोगे तो आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मल कितना है, कितना होता है। 15 to 20 ml इज द नॉर्मल अमाउंट। इससे ज़्यादा है तो फिर वो एक्सेस में है। अब आती है एज रिलेटेड फाइंडिंग्स। अभी तक जो पढ़ा वो बेसिक फोरेंसिक एनाटॉमी थी, जो आपको डाइसेक्शन के दौरान काम आएगी। इसमें अपने ब्लड सप्लाई वगैरह और वो सब नहीं पढ़ी अभी, वो अलग वीडियो में पढ़ेंगे। अभी अपन पढ़ते हैं एज रिलेटेड चेंजेस। ए 60-year-old पेशेंट, 60-year-old मतलब कि ओल्ड है, एजिंग हो गई है, विद टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस, अंडरगोज ए कार्डियक सीटी स्कैन। द रेडियोलॉजिस्ट नोट्स एन इंक्रीज अमाउंट ऑफ फैट इन द सब सीरोसल लेयर्स ऑफ द हार्ट। सब सीरोसल लेयर का मतलब क्या होगा? फाइब्रस लेयर, फिर 2 सीरोसल लेयर, यहाँ पे फैट बढ़ी है। ठीक है, यानी कि एपिकार्डियम के नीचे है। तो सब सीरोसल लेयर ऑफ द हार्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोवाइडेड इन्फॉर्मेशन दिस फाइंडिंग में इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग। पहली बात तो ये कि फैट जो होती है, सब सीरोसल फैट हुई या मायोकार्डियम के अंदर भी अगर फैट मिलती है तो वो एक नॉर्मल एजिंग प्रोसेस है। एज के साथ फैट इंक्रीज करती जाती है, एक बात तो इट इज़ ए नॉर्मल एजिंग प्रोसेस, दिट्स ए करेक्ट स्टेटमेंट। लेकिन इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ फैट कैन आल्सो इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ कार्डियोमेटाबॉलिक रिस्क फैक्टर्स। कार्डियोमेटाबॉलिक रिस्क फैक्टर क्या होते हैं? यही टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस हो गया जैसे। ठीक है, तो ये अपने आप में एक रिस्क फैक्टर है, तो इसको भी इंडिकेट कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे टिपिकली दिया हुआ है टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस। सो ऑप्शन बी विल बी मोर एक्यूरेट। ए इज आल्सो करेक्ट बट बी विल बी मोर देन ए। ठीक, एक्यूट एमआई का फैट से कोई लेना, मतलब इट इज़ नॉट ए फाइंडिंग ऑफ एक्यूट एमआई ऑब्वियसली। कंजेनाइटल डिजीज आल्सो नॉट। तो अमाउंट ऑफ सबसीरोसल फैट इंक्रीज विद एज बट आल्सो इट में इंडिकेट कार्डियोमेटाबॉलिक रिस्क फैक्टर लाइक डायबिटीज मेलाइटिस, मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स। कार्डियोमेटाबॉलिक सिंड्रोम आप अपन पढ़ते थे वो वाला। ए फर्स्ट ईयर मेडिकल स्टूडेंट इज लर्निंग द बेसिक एनाटॉमी ऑफ द हार्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली लिस्ट द 4 सर्फेसेज ऑफ द हार्ट। देखो, हार्ट के 4 सर्फेस होते हैं और 4 बॉर्डर होते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन से सर्फेस है, कौन से बॉर्डर होते हैं। ठीक, एंटीरियर सर्फेस ऑब्वियसली सबने देखा है एंटीरियर होता है। क्या सुपीरियर कोई सर्फेस होता है? नहीं, सुपीरियर सरफेस नहीं होता कभी भी, सुपीरियर बॉर्डर होता है। एंटीरियर सरफेस होता है, यस। पोस्टीरियर, देखो पोस्टीरियर और इन्फीरियर एक ही चीज़ होती है हार्ट में, ये ध्यान रखना। ठीक है, पोस्टीरियर और इन्फीरियर सरफेस एक ही होता है हार्ट के अंदर। सरफेस की बात करें, सुपीरियर सरफेस होता है? नहीं, सुपीरियर सरफेस जैसी कोई चीज़ नहीं होती। सुपीरियर बॉर्डर होता है, इन्फीरियर से भी सरफेस नहीं होता, इन्फीरियर बॉर्डर होता है। तो ये भी अनकरेक्ट है। अगला है एंटीरियर सरफेस, यस। इन्फीरियर और पोस्टीरियर एक ही है, यस। राइट सरफेस, यस। लेफ्ट सरफेस, यस। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, 4 सरफेस होते हैं, एंटीरियर सरफेस, इन्फीरियर सरफेस, राइट सरफेस और लेफ्ट सरफेस।
ड्यूरिंग ए कार्डियोलॉजी लेक्चर प्रोफेसर आस्क्ड अबाउट द एनाटॉमिकल बॉर्डर्स ऑफ द हार्ट। तो 4 ही बॉर्डर होते हैं। 4 बॉर्डर कौन से? सुपीरियर, यस, इन्फीरियर, यस, इन्फीरियर, एक्यूट मार्जिन होता है। एक्यूट मार्जिन मतलब एक्यूट एंगल पे होता है इन्फीरियर बॉर्डर। सुपीरियर, इन्फीरियर, राइट बॉर्डर, यस, राइट सरफेस भी होता है और राइट को बॉर्डर भी बोलते हैं। इसी तरह से लेफ्ट सरफेस भी होता है और लेफ्ट को बॉर्डर भी बोलते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। लेफ्ट ऑब्ट्यूज होता है, तो यही करेक्ट है इसका, तो ऑप्शन ए। ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द टिपिकल चेंजेस इन द हार्ट चैम्बर्स एसोसिएटेड विद एजिंग। विद एज क्या होगा? लेफ्ट एट्रियम का साइज बढ़ता जाता है और लेफ्ट वेंट्रिकल कैविटी का साइज घटता जाता है। ठीक। इंक्रीज लेफ्ट एट्रियल कैविटी साइज, डिक्रीज लेफ्ट वेंट्रिकुलर कैविटी साइज। वेंट्रिकल कम होता जाएगा, एट्रियम बढ़ता जाएगा। साथ ही एज के साथ वेंट्रिकुलर सेप्टम सिग्मोइड शेप का हो जाएगा। अगर आपको ये चीज़ें मिलती हैं तो ये नॉर्मल है। नॉर्मल मतलब एजिंग प्रोसेस का एक पार्ट है, पैथोलॉजी को इंडिकेट कर रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिस्टेड एज एन एज रिलेटेड चेंज अफेक्टिंग द कार्डियक वाल्स। विद एजिंग वाल्स के अंदर कैल्सिफिक डिपोजिशन होता रहता है। ठीक है, कोई सी वाल हो चाहे वो, ऑर्टिक वाल में भी होगा, माइट्रल वाल एनुलर कैल्सिफिक डिपोजिट्स भी होगा, ट्राइकस्पिड वाल। स्टीनोसिस नहीं होता है। स्टीनोसिस इज नॉट एन एज रिलेटेड चेंज। अगर स्टीनोसिस मिलता है तो उसकी टिपिकल पैथोलॉजी मिलेगी, वो कोई एज रिलेटेड चेंज नहीं है। लेम्बल एक्सक्रीसेंसिस, लेम्बल एक्सक्रीसेंसिस किसको बोलते हैं? जैसे कि कोई वाल है, वाल के कस्प होते हैं। ठीक है, अब ये कस्प है, ये जो पोर्शन है इन कस्प का जो अपोजिशन में आ रहा है, इन कस्प के अंदर इनके सरफेस पे, एंडोकार्डियल सरफेस पे ऐसे लिगामेंट्स डेवलप कर जाते हैं। ठीक है, इनको बोलते हैं लेम्बल एक्सक्रीसेंसिस। ये नॉर्मल एज रिलेटेड चेंज होता है जो देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो लेम्बल एक्सक्रीसेंसिस आर, लेम्बल एक्सक्रीसेंस क्या होते हैं? रेयर कार्डियक ग्रोथ होती हैं जो कि स्लेंडर फिलामेंटस प्रोसेसेस होते हैं। ठीक है, दे आर नाइदर सेसाइल नॉर पेडिकुलेटेड, occur on the endocardial surface where valvular cusp make contact with one another। इसके अलावा और क्या रिलेटेड चेंज होते हैं वाल इनमें, वाल्व्स में? अगर माइट्रल लिफलेट्स की बात करें तो विद एज क्या होता है? बार बार अगर पंप करता रहता है हार्ट तो उससे क्या होगा? लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल में बीच में होती है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल विद पुश करता रहेगा, पंप करता रहेगा, तो जो ये मिट्रल वाल्व की कस्प होती हैं वो लेफ्ट एट्रियम की तरफ पुश होती रहती हैं, जिससे कि इनकी बकलिंग हो जाएगी टुवार्ड्स द लेफ्ट एट्रियम। देयर विल बी बकलिंग ऑफ leaflets टुवार्ड्स द लेफ्ट एट्रियम और फाइब्रस थिकनिंग ऑफ द leaflets, ये भी मिलेगी आपको। कैल्सिफिकेशन और फाइब्रोसिस मिलता रहेगा। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एज रिलेटेड चेंजेस अफेक्टिंग द कोरोनरी आर्टरीज एक्सेप्ट। कोरोनरी आर्टरीज में जो कौन सा चेंज होता है जो एज रिलेटेड होता है? टॉर्चुओसिटी। अगर कोई एल्डर पीपल का पोस्टमार्टम कर रहे हो और कोरोनरी आर्टरी आपको टॉर्चुअस मिलती है तो इट्स ए नॉर्मल एज रिलेटेड फाइंडिंग। डिमिनिश्ड कंप्लायंस ऑब्वियसली कम हो जाती है। एन्यूरिज्मल डायलेशन, एन्यूरिज्म कभी भी एज रिलेटेड नहीं होगा, वो पैथोलॉजी मिलेगी टिपिकल। एथेरोस्क्लेरोसिस आपको पता ही है, ऑलमोस्ट जितने भी आप देखते हो बहुत सारे केसेज में एथेरोस्क्लेरोसिस मिलता ही मिलता है। तो कोरोनरी आर्टरीज में भी और इवन आवर्टा के अंदर भी एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेग आपको मिलते रहेंगे, एज विद एज आपको मिल जाएंगे। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ द मायोकार्डियम फ्रॉम एन एल्डरली हार्ट रिवील्स गोल्डन ब्राउन पिगमेंट ग्रेन्यूल्स। मायोकार्डियम में मिल रहे हैं। गोल्डन ब्राउन पिगमेंट क्या होता है? विद इन द कार्डियोमायोसाइट्स, ये लाइपोफ्यूसिन होता है। ठीक है, ये आपको मिल सकता है एजिंग प्रोसेस में। गोल्डन ब्राउन पिगमेंट जो होता है वो लाइपोफ्यूसिन डिपोजिशन होता है और ये इसमें कार्डियोमायोसाइट्स के अंदर मिलता है। ब्राउन एट्रोफी का इस गोल्डन ब्राउन पिगमेंट से कोई लेना देना नहीं है। ब्राउन एट्रोफी का मतलब होता है कि मायोकार्डियम पूरी ही ब्राउन इस कलर की हो जाएगी और उसका वेट और उसकी थिकनेस जो होगी विद एज कम होती जाएगी, उसको बोलते हैं ब्राउन एट्रोफी ऑफ हार्ट। ये भी एक एज रिलेटेड चेंज है। बेजोफिलिक डिजनरेशन इज आल्सो एन एज रिलेटेड चेंज। बेजोफिलिक ग्रेन्यूल्स मिलेंगे आपको इसमें। बेजोफिलिक कैसा होता है? ब्लू या वायलेट कलर के जो आपको हिस्टोपैथ में वो मिलेंगे ग्रेन्यूल्स, उनको बेजोफिलिक डिजनरेशन बोलते हैं। अमाइलोइडोसिस आप जानते हो कि एज के साथ होता है। When myocardial change in the aging heart is characterized by a decrease in the size and weight of the heart muscle with a brownish discoloration. I told you it is called brown atrophy. A pathologist notes small basophilic granules within the myocardial fibers of an elderly patient. This finding is best described as basophilic granules आपको मिल रहे हैं myocardial fibers में, तो ये basophilic degeneration है, नॉर्मल एज रिलेटेड चेंज है। ये क्यों जानना जरूरी है? क्योंकि ये हिस्टोपैथ में ये फाइंडिंग्स आ सकती हैं।
ठीक है। तो ये ट्रॉमा से रिलेटेड नहीं है, ये एज से रिलेटेड है। एज के साथ से होता है हार्ट वीकन होता जा रहा है, उनमें ये चेंजेस आते जा रहे हैं। अमाइलॉइड डिपॉजिट्स हो गया, इंक्रीज एपिकार्डियल फैट, ठीक है, मायोकार्डियम में जो बढ़ती है, ये भी एक एज रिलेटेड चेंज है। एजिंग अओर्टा में क्या चेंज आएंगे? अओर्टा में एक सौ पहले बता दिया कि एथेरोस्क्लेरोसिस होगा। इसके अलावा अओर्टा में क्या चेंज आ सकते हैं? लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, अओर्टा यहाँ से यूँ राइज करके नीचे की तरफ जाती है ऐसे। तो ये पोर्शन आपका है असेंडिंग अओर्टा का, दिस इज असेंडिंग अओर्टा। तो असेंडिंग अओर्टा लेफ्ट टू राइट जाती, हाँ लेफ्ट टू राइट जाती है, फिर घूम के आपकी लेफ्ट की तरफ आती है। तो इसका जो ये मोमेंटम है इधर राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा विद एज। विद एज क्या होगा? असेंडिंग अओर्टा विल बी डायलेटेड एंड विद राइटवर्ड शिफ्ट। थोरेसिक अओर्टा जो है वो टॉर्चुअस हो जाएगी थोड़ी सी, जैसे कोरोनरी आर्टरीज हो गई वैसे ही थोरेसिक अओर्टा भी थोड़ी टॉर्चुअस हो जाएगी। ल्यूमिनल डायमीटर डिक्रीज नहीं होता, इंक्रीज होता है, ठीक है। तो ये इंक्रीज कर जाएगा, डायलेट होगी तो इंक्रीज करेगा। इलास्टिक फ्रेगमेंटेशन एंड कोलेजन एक्युमुलेशन, फाइब्रोसिस मैंने बताया है, विद एज रिलेटेड चेंज होता ही है। तो कौन सा एक्सेप्ट बताना था? तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। थैंक यू। नेक्स्ट, so I will make short videos in the heart forensics so that it can be very well and easily understood. So we will end it here, and rest basic pathology of the heart we will discuss in the next video.